वेलकम टू वी लर्न में आपका स्वागत है। एंड टुडे सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी सेकंड और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड। सेशन नंबर 4 हायर परचेज अकाउंट्स 1। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, लीगल पोजीशंस ऑफ वेंडर्स as well as purchasers, then ascertaining the interest or cash price, then accounting records in the books of the purchaser and accounting records in the books of vendor. Introduction: when the goods are sold, the purchaser may either make the full payment at one time or may defer the payment. देखिए, दो तरह के सिस्टम होते हैं। जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो या तो आप सीधे जितने कॉस्ट का गुड्स है उतना पेमेंट आप कैश में कर देते हैं, और दूसरा सिस्टम है कि आप उतना पेमेंट ना करके कुछ पेमेंट, जिसको हम अर्नेस्ट मनी कह सकते हैं, वो पेमेंट आप कर देंगे और उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ पेमेंट है उसको जो है इंस्टॉलमेंट में, आइदर मंथली इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट और ईयरली इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। देन व्हेन द पेमेंट इज डेफर्ड, जब पेमेंट डेफर्ड होता है तो द अमाउंट में बी पेड इन मंथली, क्वार्टरली और ईयरली इंस्टॉलमेंट। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज पेड बाय इंस्टॉलमेंट, द टोटल अमाउंट पेड इज हायर देन द एक्चुअल कैश प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जब आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो नेचुरली आपको जो जितनी प्राइस का वो आर्टिकल था, जितनी प्राइस की कमोडिटी है, उससे ज़्यादा का पेमेंट करना पड़ता है। रीज़न क्या है, क्यों ज़्यादा का करना पड़ता है? क्योंकि उसमें जो है इंटरेस्ट जो चार्ज होता है आपका, उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। द एक्सेस प्राइस इज द चार्ज फॉर इंटरेस्ट एंड द रिस्क इन्वॉल्व्ड। दिस अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट इज बेनिफिशियल टू बोथ द सेलर्स एंड द बायर। यह अरेंजमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। सेलर के लिए बेनिफिट क्या होंगे? एक तो उसकी सेल हो जाती है, पहला बेनिफिट होता है, और दूसरा बेनिफिट होता है कि वो इंटरेस्ट अर्न करता है बायर से, और बायर को बेनिफिट होता है कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। उस लिमिटेड रिसोर्सेज से वो कॉस्टली जो है या प्रीसियस गुड्स को परचेज कर सकता है, और जो पेमेंट उसे देना है वो एज पर द पॉकेट, एज पर द अफोर्ड बाई द बायर की तरह देता है। तो इस तरह से दोनों को डबल बेनिफिट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन टू: the seller is able to sell more goods and the buyer can buy expensive items with his limited resources. There are two systems of deferred payment, namely hire purchase system and installment payment system. दो तरह के सिस्टम होते हैं आपके। Nature of hire purchase agreement: a hire purchase agreement is one under which the buyer takes delivery of goods, promising to pay द प्राइस इन सर्टेन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। देखिए, इसमें ये फीचर्स हैं कि आपको जो डिलीवरी है वो साथ के साथ मिल जाती है, और जो पैसे आपने दिए उसके अलावा जो पेमेंट आपके पास बच गया, जो ड्यू रह गया है सेलर का, उसके लिए आप प्रॉमिस करेंगे उसको इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए। एंड अनटिल फुल पेमेंट इज मेड, और जब तक करेंगे जब तक पूरा पेमेंट नहीं हो जाता है, टू ट्रीट द पेमेंट एज हायर चार्जेज for using the said goods. In fact, a hire purchase agreement stipulates that the delivery of goods will be given by the owner of goods to the hire purchaser immediately. ये एक characteristics है कि तुरंत आपको गुड्स मिल जाना है। पेमेंट विल बी मेड इन इंस्टॉलमेंट, और उसका जो पेमेंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट में देना है। जैसे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ये मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, या फिर एनुअली हो सकता है। Each installment will be created as higher charges so that it defaults in respect of payment of even the last installment is made. Nature of hire purchase agreement second. Therefore, in case of hire purchase, the seller, that is the hire vendor, seller जो होता है उसको हम hire purchase के केस में vendor बोलते हैं, hire vendor भी कह सकते हैं, gives only the possession to use the property, possession to use the articles, but not provide the ownership right. That means अगर आप हायर परचेज करते हैं तो आप उस कमोडिटी को, उस आर्टिकल को सेल नहीं कर सकते जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं कर देते हैं। ऑफ द गुड्स एंड रिटेन्स द ओनरशिप
with him until the last installment is paid. That means जो ओनरशिप राइट होगा उसके यूज करने का, वो अभी भी वेंडर के पास ही होगा। जब तक आप लास्ट पेमेंट को पे नहीं कर देते तब तक जो ओनरशिप राइट है वो आपके सेलर के पास ही होगा। इन अदर वर्ड्स, द हायर परचेज इज ओनली द यूजर ऑफ द गुड्स एंड नॉट द ओनर। हम ये कह सकते हैं कि जो हायर परचेज करते हैं या जो परचेजर होता है, दैट इज ओनली द यूजर ऑफ द गुड्स। जस्ट यू कैन यूज, बट यू कैन नॉट हैव द ओनरशिप राइट ऑन द पर्टिकुलर कमोडिटी। इन केस ही फेल्स टू पे एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट, द वेंडर विल टेक हिज गुड्स बैक। यदि आप कोई इंस्टॉलमेंट पे करने में अनेबल हो जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू पे, तो ये राइट होता है वेंडर का कि वो अपने गुड्स को वापस आपसे ले लेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेंडर विल नॉट पे बैक द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द परचेजर। सच एन अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ हायर चार्जेस फॉर द गुड्स। और जो अमाउंट आपने पे किया है अब तक, वो जो है हायर चार्जेज ट्रीट किया जाएगा। देयरफॉर टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, द हायर परचेजर हैज गॉट एन ऑप्शन वेदर टू परचेज दैट आर्टिकल और नॉट। Now, legal position. Definition. According to Section 2, subsection C of the Hire Purchase Agreement, Hire Purchase Act 1972, the Hire Purchase Agreement is an agreement under which the goods are laid on hire and the hirer has an option to purchase them in accordance with the terms of the agreement, and includes an agreement under which, number 1, possession of goods is delivered by the owner, therefore to person on condition that such person pays the agreed amount in periodical installment. Second is, the property in the goods is to pass to such person on the payment of the last of such installment. तो ये दो कंडीशंस आपने देखी लीगल पोजीशंस की। एंड नाउ लीगल पोजीशन सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज, कि हायर परचेज की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या होती है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट। नंबर 1, इट मस्ट बी इन राइटिंग। जो एग्रीमेंट होता है वो राइटिंग में होना चाहिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड मस्ट बी साइंड बाई ऑल द पार्टीज देयर टू। सेक्शन 3 ये कहता है कि दोनों, ये राइटिंग में होना चाहिए और दोनों पार्टियों के साइन होने चाहिए। एटलीस्ट देयर आर 2 पार्टी ऑफ सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट। You know that as per कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी यही बताया गया है कि कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए, और तीसरी पार्टी अगर श्योरिटी जो होता है, श्योरिटी अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, उस केस में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ हायर परचेज एक्ट 1972, द एग्रीमेंट मस्ट स्टेट द हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स टू विच द एग्रीमेंट रिलेट्स, कि उस गुड्स के प्राइस कितने हैं ये उसमें स्टेटेड होना चाहिए। द कैश प्राइस ऑफ द गुड्स, दैट इज टू से द प्राइस एट विच द गुड्स मे बी परचेज्ड बाय द हायरर फॉर कैश। लीगल पोजीशन 3, द डेट ऑन विच द एग्रीमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड, और वो डेट होनी चाहिए जिस दिन से आपका एग्रीमेंट हुआ है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बाय विच द हायर परचेज प्राइस इज टू बी पेड, द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दोज इंस्टॉलमेंट एंड द डेट, द मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द डेट अपॉन विच इट इज पेबल एंड द पर्सन टू whom and the place where it is payable. That means all the information of purchaser is stated into the agreement. The goods to which the agreement relates in a manner sufficient to identify them. Legal position 4, right of hirer. अब हायरर जो होता है, जो परचेजर होता है, उसके राइट्स क्या है? As per the hire purchase agreement, the hirer has got the right to return the goods to the vendor. किन केस में हायरर जो है वो उस गुड्स को वेंडर को वापस कर सकता है? नंबर 1, the owner or the vendor cannot terminate the hire purchase agreement for default in payment of hire.
or due to an unauthorized act or breach of expressed condition unless a notice in this regard in writing is given to the hirer. The notice period is 1 week, where the hire is payable at weekly or less than that interval, and 2 week in other case. That means हायरर का ये राइट होता है कि नो एनी केस वेंडर जो है अब उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं कर सकता जब तक कि किसी भी मिस हैपनिंग, किसी भी मिसकंडक्शन या मिसयूज के लिए वेंडर चाहता है कि अब मुझे उसके लिए गुड्स नहीं देना है, तो उसके लिए उसे जो है प्रायर नोटिस देना पड़ेगा. उस नोटिस की रिप्लाई जब हायरर करेगा तभी वो कोई एक्शन ले सकता है. सेकेंड पॉइंट, इन द फॉलोइंग केसेस द राइट टू repossess the goods will not exist unless it is sanctioned by the court. Where the hire purchase price is less than rupees 15,000 and 1/2 of the hire purchase price has been paid. Number 2, where the hire purchase price is higher, 3/4 of the hire purchase price has been paid. However, the right of repossession will lapse in case of motor vehicles where the hire purchase price is less than rupees 5,000 and 1/2 of the amount has been paid. And now ascertaining the interest or cash price. How to ascertain interest and cash price of the articles? The excess price left the difference between the hire purchase price and cash price includes the interest charges and the compensation for risk. However, for accounting purposes, the difference between the two prices is treated as the payment for interest. Thus, the hire purchase price includes the cash price, which is a capital expenditure for purchase of an assets. Number 2, the interest, which is item of revenue nature, since the cash price is of capital nature and the interest payment is of revenue nature. Both will be treated in a different manner in the book of accounts. Ascertaining the interest or cash price. 2, ascertainment of interest. Point 1, when rate of interest, total cash price and installment are given, then calculate the outstanding cash price at the time of first installment by subtracting down payment from the total cash price. पहला पॉइंट होता है, पहला स्टेप होता है कि आपको आउटस्टैंडिंग पेमेंट देखना है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 लाख रुपए का कोई आर्टिकल आता है और आपका जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें 20,000 जो है डाउन पेमेंट की बात की गई है. देन कैश प्राइस आपका कितना होगा? 1 लाख माइनस 20,000 इक्वल टू 80,000. देन सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. दिस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाय अप्लाइंग द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट. इन दिस कनेक्शन यू शुड कीप इन व्यू द मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट. थर्ड पॉइंट, calculate the amount of cash price included in the first installment by subtracting the amount of interest as calculated in step 2 from the amount of the first installment. Fourth point, calculate the outstanding cash price at the time of second installment by subtracting the amount of cash price of the first installment from the outstanding cash price at the time of first installment. First, that is first minus third. Then fifth step, calculate interest on the second installment by applying the rate of interest to the outstanding cash price at the time of second installment. Point B, when total cash price and installment are given but rate of interest is not given, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट बाय सबट्रैक्टिंग द टोटल कैश प्राइस फ्रॉम द टोटल हायर परचेज प्राइस. मान लीजिए टोटल प्राइस आपको दिया है 1 लाख रुपए और हायर परचेज से 1,50,000 रुपए बनता है. अगर आप इंस्टॉलमेंट आपको दे दी कि भाई आप जो है 15,000
की इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट 10 इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 15,000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 1,50,000। तो इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 1,50,000 माइनस 1 लाख विच इज इक्वल टू 50,000। और उस 50,000 का अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, दैट मीन्स 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50% आपका इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हायर परचेज outstanding at the beginning of each year after subtracting the down payment. Find out the ratio of outstanding amount calculated in step second. If the amount of each installment is equal, the ascertainment of ratio is simple. Fourth point, apply this ratio to the total interest and calculate the interest on each installment. Ascertainment of total cost price. Sometimes the total cash price is not given. In such a case or such a situation, we cannot proceed with the accounting for hire purchase transaction, because in the book of the buyer, the amount to be capitalized cannot be more than the cash price. The different methods of calculation of cash price are as follows. Number 1, without the help of annuity table, and number 2, with the help of annuity table. Now, accounting records in the books of the purchaser. There are two parties to a hire purchase agreement. I have already explained in previous slide, that is the vendors and the purchaser. Vendor means the seller and purchaser who purchase the goods. Both these parties have to maintain book of accounts and records all the transactions relating to that particular hire purchase separately. Before explaining the accounting records, let us first see what information is required for recording the hire purchase transaction in the books of accounts. The list of items required for accounting record is as follows. Number 1, date of purchase and down payment. Number 2, date at which the installment become due. Date of closure of the accounts, then cash price, then hire purchase price, then number, amount and mode of each installment, कि कितनी इंस्टॉलमेंट होंगी, हर इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट जाएगा और किस तरह से जाएगा, कैश देना है या बैंक में देना है या ईसीएस से इंटरेस्ट को ईसीएस से इंस्टॉलमेंट पे करनी है, वट एवर द मोड. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज, देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज फिक्स्ड. देन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कि कौन सा मेथड हम डेप्रिसिएशन का लगाएंगे. देर आर सो मेनी मेथड्स यूज्ड इन अकाउंटिंग as per the accounting standards like SLM, straight line methods or original cost method, then diminishing method or WDB method, then आपका annuity method भी होता है, आपका sinking fund method भी होता है, और भी कई methods आपके depreciation के होते हैं. तो it is also stated in the agreement. There are two methods by which the purchaser can record the hire purchase transaction in the book of accounts. Number 1, when the assets is recorded at full cash price, then in this method, when the assets is purchased on hire purchase, it is assumed that the purchaser has full intention of paying all the installment. It is believed that hire purchase is just a method of financing fixed assets. Under this method, on purchase of plant and machinery, the plant and machinery accounts is debited with the total amount of cash price and the corresponding credit is given to higher vendors. That means, suppose you have purchased an article of rupees 1 lakh by paying 20,000, so the journal entry will be, suppose machinery you have purchased, then machinery account debit to cash account to vendors personal account, then machinery account by rupees 1 lakh, then cash account by rupees 20,000, then vendors personal account by rupees 80,000. तो इस तरह से हम इसकी एंट्री करते हैं. Account interest is recognized and accounted for at the time of installment becomes due by debiting the interest account and crediting the hire vendor's personal account. When the assets is recorded at cash price actually paid, then as we know, in case of hire purchase, the ownership of goods passes to the hire purchaser after the last installment has been paid. Since the goods
do not become the property of the purchaser, he does not have any rights to debit the assets at its full price. Hence, no entry is passed when the assets is purchased unless it's involved down payment. The entries are passed as and when the installment become due and the amount is paid toward the price of the articles. Accounting record in the book of vendors. So far as the vendor is concerned, a hire purchase sales is just like an ordinary sale with the exceptions that payment is deferred over a period of time, for which the vendor charged interest. He debits the hire purchaser's account with full cash price and credit is given to sales account. The interest amount is debited to hire purchaser's account as and when the installment become due. Installment amount received are credited to the hire purchaser's account and debited to bank account. Accounting records in the book of vendors. On sale of goods under hire purchase, the journal entry will be hire purchase account debit to sale account with full cash price. Then second, on receiving cash down payment, then bank account debit to hire purchaser's account. Then on the installment become due, then hire purchase account debit to interest account, and then on getting payment on the due installment, then bank account debit to hire purchaser's personal account. And now do it yourself. Question number 1. Calculate the total interest and interest on each installment for the following cases. Number 1. Cash price of a machinery is rupees 349. Down payment is rupees 100 to be followed by 3 annual installment of rupees 100 each. The rate of interest is being 10%. Second, cash price of a machine is rupees 1900 and payment is to be made in 3 equal installment of rupees 800 each. And that's it from session number 4. Thank you.